चलिए, बीकॉम पार्ट 3 जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ते हैं, उन लोगों को मेरे पास बहुत सारी शिकायत है कि सर हमें थ्योरी समझने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे हमें लिखने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तब 3 घंटा में 5 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा। चलिए, मैं इधर उधर का बात नहीं कर आपसे हम सीधे बताता हूँ। मैं यह बताऊँगा आज आप लोग को जो वित्तीय प्रबंध जो चैप्टर है, वित्तीय प्रबंध और निवेश लेखे के जो सब्जेक्ट है वित्तीय प्रबंध, तो जो कि पहला पेपर होगा आपका 5वां पेपर, जो कि एग्जाम में पहला पेपर होगा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो जो भी छात्र पार्ट 3 के हैं, बीकॉम पार्ट 3 के हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आज आपको समझाऊंगा जो मूल टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनियोग क्या होता है और विनियोग की क्या विशेषताएं हैं, लोग विनियोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान दीजिए, एंड तक जरूर देखिए तो भी आप समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा विनियोग जो होते हैं, विनियोग को हम निवेश भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये विनियोग होता क्या है, विनियोग होता क्या है? तो विनियोग का मतलब किसको हम विनियोग कहते हैं, मैंने हमने इन्वेस्ट किया, हम कैसे समझेंगे कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया? तो विनियोग का मतलब हुआ कि जो निवेशक के पास अपना फंड होता है, जो उसका पैसा सेविंग्स बचा हुआ रहता है, जो उसका फंड होता है, वो क्या करता है, उस फंड को विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी सब में क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। वो सिक्योरिटी शेयर के रूप में भी हो सकता है, वो सिक्योरिटी डिबेंचर के रूप में भी हो सकता है, वह सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है, वो सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में भी हो सकता है, या कोई अदर सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने फंड को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों या प्रतिभूतियों में क्या करता है, निवेश करता है, ताकि उसे प्रत्याय मिल सके, रिटर्निंग मिल सके। यह रिटर्निंग इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, या रिटर्निंग डिविडेंड के रूप में हो सकता है, या रिटर्निंग पूंजी वृद्धि यानी एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के रूप में हो सकता है। इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर फ्यूचर में रिटर्निंग पाने के पर्पज़ से यानी इनकम प्राप्त करने के पर्पज़ से, वित्तीय आय फाइनेंशियल इनकम प्राप्त करने के पर्पज़ से अगर अपने सेविंग्स को, अपने फंड को ऐसे प्रतिभूतियों में निवेश करता है ताकि उसे वित्तीय आय के रूप में ब्याज, लाभांश या पूंजी में वृद्धि के रूप में उसको प्राप्त हो सके। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इस तरह की जो क्रियाएँ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विनियोग, निवेश। तो बहुत लोगों का अलग अलग मानना है, निवेश का अलग अलग अर्थ होता है। तो इस हिसाब से कुछ लोगों का मानना है कि विनियोग का मतलब हुआ कि जैसे किसी हम मकान संपत्ति में कोई मकान बना लेते हैं, मान लीजिए हम 50 लाख रुपये का किसी मकान को बना लिए, तो मकान में जो मैंने 50 लाख रुपये निवेश किया, क्या इसे विनियोग माना जाएगा? जी नहीं। आप मकान में अगर पैसा रुपया लगाते हैं तो आपका विनियोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे आपको वित्तीय आय प्राप्त नहीं हो रही है। अगर उस मकान में खुद रहते हैं तो आपको कोई वित्तीय आय नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर वही मकान में अगर आप 50 लाख रुपए लगाते हैं और उसके बदले में आपको किराया मिलता है, या जो भी आप उसको किसी मैरिज हाउस के रूप में या कोई किराए के रूप में उसको लगा देते, लेट आउट करते हैं, तो रिटर्निंग कुछ आती है, तो उस समय उसको निवेश माना जाता है। फिर भी इस हिसाब से हम लोग निवेश को जो है 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है वित्तीय निवेश, एक होता है आर्थिक निवेश। तो वित्तीय निवेश उसको कहते हैं जिसमें आय के रूप में हमारा जो फंड को हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो मेरा इनकम मिलता है वो आय के रूप में हमको क्या मिलता है, तो ब्याज मिलता है, आय के रूप में लाभांश मिलता है। तो इस तरह का जो निवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय निवेश कहते हैं, समझे। और दूसरा हो गया आर्थिक निवेश यानी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। तो आर्थिक निवेश उसको कहते हैं जिससे मेरा पूंजी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किया, वो बढ़कर मेरा 1.5 लाख रुपया हो गया। तो इस तरीके से पूंजी मेरा बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक निवेश। और जिससे आय के रूप में प्रतिवर्ष हमको या एक निश्चित अवधि के बाद आय के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय निवेश। तो ये हो गया निवेश की परिभाषा। अब हो गया निवेश के बारे में हम लोग और जानेंगे। अगर आप लोग कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निवेश के बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे, उन लोगों वो कुछ लोग हैं किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो कोई लोग शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से लोग अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट लोगों को देख कर नहीं करेंगे,
हम इन्वेस्टमेंट अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से करेंगे। हमें जो भी बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट जिस तरह के सिक्योरिटी में मिलेगा हम उसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, प्रतिभूतियों का चयन करता है। विभिन्न विनियोग, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे आउटलेट्स है। आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप परचेज कर सकते हैं, या डिवेंचर परचेज कर सकते हैं, या आप कोई पेंशन स्कीम प्लान ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको हम इन्वेस्टमेंट आउटलेट कहते हैं। लेकिन उस आउटलेट में से हमको उस आउटलेट में इन्वेस्ट करना है, उसको हम लोग को चुनना है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो एक लोगों की आवश्यकता क्या होती है और एक इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विनियोग की विशेषता जानना जरूरी है। तो विनियोग में सबसे पहली जो विशेषता होती है, मैं विनियोग का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, तो विनियोग की सबसे पहली विशेषता होती है रिटर्न। तो विनियोग हम उसको कहते हैं जिसमें हमको रिटर्निंग के रूप में कुछ ना कुछ मिले। रिटर्न का मतलब हुआ प्रत्याय। जैसे आपने पैसे इन्वेस्ट किया, जैसे शेयर में इन्वेस्ट किया, तो रिटर्निंग के रूप में आपको क्या मिल रहा है, शेयर होल्डर बनोगे तो आपको कंपनी जो भी पैसा कमाएगी उसमें से लाभ का कुछ हिस्सा आपको देगी, जिसको आपको डिविडेंड मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये रिटर्निंग के रूप में इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं। लेकिन जब किसी कंपनी को आप डिवेंचर परचेस करते हैं या गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस करते हैं, यानी गवर्नमेंट को ग्रांटिंग करते हैं लोन, आप गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस करते हैं या किसी कंपनी का डिवेंचर परचेस करते हैं, तो आपको रिटर्निंग के रूप में क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट मेनली रूप से रिटर्निंग के पर्पज से किया जाता है। और कभी कभी कुछ रिटर्निंग जो होता है पूंजी वृद्धि के रूप में होता है, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल के रूप में होता है। जैसे मैंने गोल्ड में निवेश किया था, गोल्ड तो आपको सालों साल कुछ रिटर्निंग देगा नहीं, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है, जैसा मान लीजिए आप 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किए और वो 1.5 लाख का हो गया, तो इसको कहते हैं एप्रिप्रिएशन ऑफ कैपिटल। इसको एप्रिप्रिएशन कैपिटल कहते हैं। तो इस पर्पज से लोग क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्निंग पाया जाता था। जिस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्निंग होता है लोग उसी तरह के इन्वेस्टमेंट में उसी तरह का सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ज़्यादा रिटर्निंग देता है उसमें ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो इस सारे चीज़ का एनालिसिस करते हुए हम रिटर्निंग के पर्पज से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला हुआ इन्वेस्टमेंट में रिटर्निंग होता है। दूसरा हो गया रिस्क। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा मोड़ा है ही है। किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और किसी इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क होता है, किसी इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क होता ही नहीं है। लेकिन रिस्क थोड़ा मोड़ा पाया ही जाता है। आप लोग कहते हैं रिस्क का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जनरली समझते होंगे कि रिस्क का मतलब कहीं हमको लॉस हो गया वो रिस्क होता है। जी नहीं, सिर्फ लॉस होने से रिस्क नहीं होता है। रिस्क का मतलब होता है कि जो पूंजी मैंने फंसाया वो पूंजी हमको नहीं भी मिल सकता है। जो पैसा मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, जैसे शेयर में इन्वेस्ट किया, पैसा मेरा कंपनी बंद हो गई, डूब गई, तो हमको नहीं भी मिल सकता है। या जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो मिलेगा लेकिन लेट से मिल सकता है, या जितना हमको उस पर ब्याज या लाभांश मिलना चाहिए उससे कम दर पर मिल रहा है, या किसी तरह का आपको लॉस का पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इसे क्या कहेंगे, रिस्क कहेंगे। क्लियर। तो रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जो कि कई रूप में हो सकता है। जैसे कि आपको ब्याज या लाभांश का प्राप्त ना हो सकता है, ब्याज लाभांश नहीं मिल सकता है, या आपके पूंजी जो है वो पूंजी आपका डूब सकता है, या जो पूंजी का पुनर्भुगतान होगा, रीपेमेंट जो वापस आपको मिलेगा, जो पैसा लगा है वो आपको लेट से मिल सकता है या आपकी आशा से कम मिल सकता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क का पाया जाना स्वाभाविक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको उस इन्वेस्टमेंट का रिस्क का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग उस इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते हैं। जो आदमी रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कमाना चाहते, तो कम रिस्क वाले सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या जो ज़्यादा कमाना चाहते हैं पैसा, तो लॉन्ग टर्म ज़्यादा रिस्क वाला में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे शेयर डिबेंचर इसमें रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में इसमें रिस्क नहीं होता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार रिस्क का एनालिसिस करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पहला बताया रिटर्न, दूसरा हो गया रिस्क। तीसरा क्या हुआ, सेफ्टी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत आदमी सेफ्टी के पर्पज़ यानी सुरक्षा के पर्पज़ से करते हैं। तो सेफ्टी के पर्पज़, अगर आपके मन में है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरा पैसा सेफ्टी रहे, सेफ रहे,
इसके लिए आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट का बहुत सारा जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे आपका गवर्नमेंट का बहुत सारा सिक्योरिटी सब जारी होता है, बॉन्ड सब जारी होता है, तो या गवर्नमेंट का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम होता है। तो ये सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ्टी रहेगा, ठीक है। अगर आप उसके सेफ्टी के पर्पज़ से चाहते हैं तो सेफ्टी जो निवेशक जो इन्वेस्टर सेफ्टी चाहता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पसंद करता है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा सेफ्टी। चौथा हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको फ्यूचर में कैश का ज़रूरत पड़ जाए, अचानक कैश की आपकी क्या पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो लोग ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर आपको कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको कैश इजीली रूप से कैश में इसको कन्वर्ट कर सकें। इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी पाया जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए बैंक में पैसा जमा करते हैं या गोल्ड में पैसा जमा करते हैं तो इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, या गोल्ड को इमीडिएटली मार्केट में बेच सकते हैं, या मॉर्गेज लगा के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के पर्पज़ से बैंक डिपॉजिट बेस्ट माना जाता है और गोल्ड सब में इन्वेस्ट करना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपको ट्रेडिबिलिटी। ट्रेडिबिलिटी मतलब व्यापार योग्य। तो बहुत सारे निवेशक क्या होता है कि निवेश इसलिए करता है कि उसको आज हम खरीद लिए, कल हमको उसको अगर बेचना हो तो हम उसको क्या कर सके, बेच सकते हैं, किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा सिक्योरिटीज़ है जिसको आप खरीद सकते हैं और किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो जो आदमी ट्रेडिबिलिटी चाहता है कि कल अगर हम इसको बेच देंगे, कैपिटल मेरा एप्रिसिएशन हो जाएगा, ये शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसको बेच देंगे, तो आप उस तरह का सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए शेयर, डिबेंचर, ये सबको ट्रांसफरेबिलिटी सिक्योरिटी यानी हस्तांतरणीय प्रतिभूति कहा जाता है। लेकिन कुछ प्रतिभूति ऐसे होते हैं जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम, ये सब आप किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस पर्पज़ से आपको शेयर, डिबेंचर इस सब में इन्वेस्ट करना ट्रेडिबिलिटी के हिसाब से, व्यापार योग्य के हिसाब से उचित माना जाता है। फिर अगला होता है टैक्स बेनिफिट। तो बहुत आदमी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि उसको टैक्स में बेनिफिट मिले। तो बहुत व्यक्ति पर ऐसा होता है कि उसके ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा लोड रहता है, बहुत ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ता है। तो अपने टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है जो उसको टैक्स बेनिफिट क्या करे, प्रोवाइड करे। इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में या प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम प्लान सब में जो भी होता है इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, या अंडर सेक्शन 1010A के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से जो लोग टैक्स का बर्डन फील करते हो अपने बर्डन को कम कर सकती है ये सब सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपको इन्फ्लेशन, फेसिंग इन्फ्लेशन, माने मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए। तो मुद्रास्फीति होता क्या? तो मुद्रास्फीति जब माने ऐसी स्थिति होती है जब लोगों के पास पैसा तो होती है लेकिन वो बाज़ार से सामान खरीद नहीं पाते, क्योंकि उसका जो है वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे उसका परचेजिंग पावर घट जाता है। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से लोगों को जो क्रय शक्ति होती है, परचेजिंग पावर होती है, उसमें जो कमी आती है उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो बहुत आदमी क्या सोचता है कि फ्यूचर में तो सामान महंगा होगा तो अभी किसी न किसी चीज़ में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते ताकि हमको एडिशनल इनकम कहीं से मिले और उस एडिशनल इनकम का यूज हम महंगाई का सामना करने में यानी इन्फ्लेशन को फेस करने में कर सकें। इसके लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर अगला पॉइंट हो गया आपको रेगुलर इनकम, नियमित आय। तो बहुत आदमी चाहता है कि हमको महीने महीने या साल साल एक रेगुलर इनकम मिले। तो रेगुलर इनकम करने के पर्पज़ से भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे मान लीजिए आप रिटायर लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप चाहते हैं कि हमको महीने महीने या साल में एक इनकम मिलते जाए ताकि हमारा लाइफ क्या हो जाए, ढंग से हम जी सके, अपना सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे पेंशन स्कीम प्लान सब है, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बहुत सारे ऐसे प्लान है जो आपको फ्यूचर में रेगुलर इनकम प्रोवाइड करवाते रहता है। तो इस पर्पज़ से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा पर्पज़ है। जैसे आपको रिटर्न हो गया पहला, दूसरा हो गया सेफ्टी हो गया, तीसरा लिक्विडिटी, चौथा ट्रेडिबिलिटी, पाँचवा रेगुलर इनकम, फिर छठा टैक्स बेनिफिट, फिर अगला हो गया इन्फ्लेशन का फेस करने के लिए। ये सब इन्वेस्टमेंट के एक इन्वेस्टमेंट में ये सब कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टर अपने उसको क्या चाहिए, उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, ना उसको लिक्विडिटी चाहिए, ना वो ट्रेडिबिलिटी, ना वो उसका बिजनेस करना चाहता है, ट्रेडिबिलिटी चाहिए, ना उसको सेफ्टी चाहिए, क्या चाहिए उसको, या रिटर्निंग चाहिए, या रिस्क का फेस, रिस्क के बारे में जानना जरूरी है।
ये सारे चीज़ को आप अपनी नीड्स के हिसाब से उस सिक्योरिटी को चुनो जिसमें ये सारे चीज़ क्या होता है, ये बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही सिक्योरिटी में सारे बेनिफिट नहीं मिलते। अगर आप सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो का निर्माण करना पड़ेगा। आपको 3 से 4-5 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो आपके सारी नीड्स को सिक्योरिटी, जो जितना सिक्योरिटी आपके सेफ्टी को भी फुलफिल करे, आपके लिक्विडिटी को भी फुलफिल करे, आपके एप्रिसिएशन कैपिटल के जो टारगेट है उसको फुलफिल करे, और रेगुलर इनकम को भी फुलफिल करे। तो ये था इस टॉपिक का आंसर। कि क्वेश्चन रहेगा आपको, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है, निवेश की विशेषता का वर्णन करें। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और अदर बच्चों को भी शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इसके बेनिफिट उठा सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको इस तरीके से बताते रहूँगा, आपको कोई भी थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो आप मेरे हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। मोबाइल नंबर मेरा लिख सकते हैं 6206594750। ओके, धन्यवाद।